हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने 7 चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था और 7 चैप्टर में हमने ऑरस्टेड के प्रयोग, ऑरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको मैंने आपको एक लाइव सिमुलेटर पर समझाने का प्रयास किया और उससे हमने एक बात यहाँ पर ये सीखी कि अगर किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात हमने वहाँ पर सीख ली थी। ठीक है, खास थोड़ा सा एक बार मैं इसको रिवाइज करवाना चाहूँगा ताकि अपने में इस चैप्टर की कुछ थोड़ी सी फीलिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मान लो कि अपने पास में ये एक सीधा तार है। हमने कल क्या सीखा था? ठीक है, पहले आपको एक बार उसका रिवाइज होना जरूरी है। यहाँ पर अपने पास में एक सीधा तार है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक तो अगर चालक तार सीधा होता है, चालक तार मतलब चालक कैसा हो, एक तो सीधा रूप में हो, मतलब सीधा तार हो। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, यदि चालक एक बंद लूप बनाता हो। चालक क्या बनाता हो? बंद लूप बनाता हो। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चालक यदि बंद लूप बनाता हो तो अभी अपन ये वाली सिचुएशन ले रहे हैं। हमने इस सिचुएशन में क्या सीखा था कि एक सीधे तार में अगर कोई धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों, ये सकेंद्रीय वर्तों के रूप में होता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र किस रूप में होता है? सकेंद्रीय वर्तों के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना देना है, सकेंद्रीय वर्तों के रूप में आपको चुंबकीय क्षेत्र बना देना है। ये आपको बातें बच्चों मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो खास बात यहाँ पर क्या है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में और इसमें क्या अंतर है? देखो वहां पर होता है आवेश Q, लेकिन ये आवेश आप जानते हो बिंदु रूप में होता है। इसको हम बिंदु आवेश कहते हैं, पॉइंट चार्ज हम इसको बोलते हैं। इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ये किस रूप में होता है? त्रिज्यीय रूप में होता है। ऐसे चलता है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जबकि यहाँ पर अपन इसकी बात करते हैं तो एक चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, बी जो यहाँ पर उत्पन्न होता है, जिसको हम बी से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सकेंद्रीय वर्तों के रूप में होता है। ऐसे बहुत सारे घेरे यहाँ पर बन जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, चारों ओर एक साइक्लोन बन जाता है, जैसे बाउंडर उत्पन्न होता है ना समुद्रों में। ठीक है, या अपने भगुलिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, वैसा इसके चारों ओर एक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इसकी दिशा, कि जैसे एक विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र के लिए बोलते हैं कि इसकी दिशा धनात्मक आवेश के लिए ऐसे बाहर की ओर होती है। ठीक है, और ऋणात्मक आवेश के लिए अंदर की ओर होती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होती है। ठीक है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हमने ये तो जान लिया कि हाँ ये सदिश राशि है, इसकी कोई दिशा भी होगी। अब हमें यहाँ पर दिशा का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छी डेरिवेशंस यहाँ पर करने वाले हैं। न्यूमेरिकल तो इन दिशाओं के बिना आप सही मतलब कर भी नहीं सकते। हालांकि विद्युत क्षेत्र में फिर भी हम दिशाओं का कम उपयोग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र में हर एक जगह हमें दिशा का ज्ञान होना आवश्यक ही होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, इसके लिए दिशा के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम ही हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। हालांकि नियम और भी होते हैं, लेकिन दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का आप उपयोग करिए बहुत अच्छी तरीके से। देखो आप मेरे सामने बैठे हो। ठीक है, अब आपको करना है क्या है, जैसे मान लो ये चालक तार है, अगर इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो आप क्या करो, अपने इस तरीके से इसको पकड़िए कि धारा की दिशा की तरफ ये जाए। ठीक है, अंगूठा देखो, अगर एक सीधा चालक तार होता है तो अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को दर्शाता है ना। एक सीधे तार में अंगूठा किसको दर्शाता है? अंगूठा दर्शाता है धारा की दिशा को। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अंगूठा दर्शाता है धारा की दिशा को ये दर्शाता है अंगूठा। ठीक है, जबकि एक वर्तीय चालक जो होता है ना, जिसको अपन यहाँ पर बंद लूप बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर हम बोलते हैं बंद लूप। जैसे मान लो कि एक वर्ताकार लूप है, एक आयताकार लूप है, इस तरीके से मान लो। ठीक है, एक वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, लूप का मतलब है कि इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही होती है। ठीक है, और ये बंद लूप है, पूरी तरीके से बंद होता है और एक लूप बना लेता है। ठीक है, अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इन सब सिचुएशन में हर एक बंद लूप में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो समान तरीके से ही उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि इसमें अलग तरीके का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर जो
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात करने के लिए एक दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही इजी मेथड होता है, जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सीधा चालक तार जो है, देखिए अब मान लो जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर इसमें ऊपर की तरफ जो है धारा प्रवाहित हो रही है तो आपको करना क्या है, आपको इस पेन को इस तरीके से पकड़ना है कि आपका अंगूठा ऊपर की तरफ रहे, धारा की दिशा में रहे। तो ये अंगुलियां आपको अपने चेहरे की तरफ देखना है ना, ये अंगुलियां आपका ये जो चेहरा है, ठीक है, इसकी तरफ ये अंगुलियां आती है, इसका मतलब आपके ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इधर वाला, इधर से देखो आपके चेहरे की तरफ ये बाहर आ रहा है, ठीक है, और जबकि ये पूरा ऐसे घूमेगा नहीं, ये अंगुलियां पूरी तरीके से घूमेगी इस तरीके से, ठीक है, तो ये अंदर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये पूरी तरीके से इसको घुमाना है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ओवरऑल अपन यहाँ पर ये देखें कि ये अभी इस सिचुएशन में अगर धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही होती है तो ऐसे सिचुएशन में चुंबकीय क्षेत्र जो संकेंद्रीय वर्तों के रूप में है वो कैसा बन रहा होगा, वामावर्त, ठीक है। तो आप इसको वामावर्त, ऐसे वामावर्त चल रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इधर ये अंदर जा रहा है, ये एरो किधर जा रहा है, इधर अंदर जा रहा है। अंदर के लिए बच्चों हम क्रॉस का उपयोग करते हैं, इस चिन्ह का हम उपयोग करते हैं, जो तीर का चिन्ह, तीर होता है ना, तीर धनुष बाण, ठीक है, उसके पीछे ऐसे रव्वे लगे हुए होते हैं, तो ये पीछे से आपको क्रॉस दिखाई देगा और आगे से ये वाला टिप है ना, ये आपको टिप जो है ये डॉट दिखाई देता है, तो ये तो बाहर आता है और ये अपन पीछे से देखते हैं, इसका मतलब ये अंदर जा रहा होता है, तो ये क्रॉस का चिन्ह हम उपयोग करते हैं अंदर के लिए। और बाहर इधर से ये एरो घूमते हुए ऐसे बाहर निकलेगा कि नहीं, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं बच्चों डॉट, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखें तो अब मान लो धारा अब नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो आपको धारा की दिशा में के अकॉर्डिंग ही इसको पकड़ना होता है। तो अंगूठा किस तरफ जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये अंगूठा जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये धारा की दिशा को बता रहा होगा और अपनी अंगुलियां जिस तरफ घूमती है ना, जिस तरफ घूमती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए धारा की दिशा नीचे की ओर है और हम इसको इस तरीके से नीचे की तरफ इसको पकड़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अंगुलियां दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। तो अंगुलियां दक्षिणावर्त दिशा में घूमती, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जब दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी तो इस वाले ये वाला जो तल है ना, देखो यहाँ पर दो तल इसने तार ने इस कागज के, इसको बोलते हैं कागज का तल, इस कागज के तल को दो भागों में बांट दिया है, एक तो इधर वाला तल हो गया, एक इधर वाला तल हो गया। इस कागज के तल में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर जा रहा है, देखो एरो किधर जा रहा है, अंदर बोलेंगे इसको, है ना, अंदर जा रहा है। अंदर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चों, डॉट। ये तो हो गया सीधे तार के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको ज्ञात करना आ गया होगा। अब बात होती है जब हमारे पास में कोई बंद लूप, मान लो मैं इसी तार को एक वर्तीय रूप में मोड़ दूं, इस तरीके से वर्तीय रूप में मोड़ दूं या आयताकार रूप में मोड़ दूं या वर्गाकार रूप में मोड़ दूं, तो ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पास में वो क्या बन जाता है, एक चालक क्या बन जाता है, बंद लूप की तरह व्यवहार कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि है तो ये देखो अब चालक ही ना, लेकिन अब किस रूप में हो गया, अब ये सीधे रूप में तो है नहीं, अब ये किस रूप में है, एक बंद लूप के रूप में होता है। तो इसमें भी कुछ सिचुएशंस होती है, बस इसमें आपको उल्टा कर देना है कि अंगूठा तो अब बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगुलियां जो है वो किसको दर्शाएगी, यहाँ पर धारा की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। इस वाले में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा और अंगुलियां जो है घूमती हुई जो अंगुलियां हैं वो दर्शाती है धारा की दिशा को। अभी यहाँ पर आप चेक कर रहे हो, जैसे ये वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो धारा है वो कैसे प्रवाहित हो रही है बच्चों, दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो आपको करना क्या होता है, अपनी अंगुली को है ना ऐसे घुमाना होता है कि अपनी अंगुलियां किस तरफ घूमे, दक्षिणावर्त दिशा में घूमे, दक्षिणावर्त है ना, क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की दिशा में घूमे, है ना, ये पार्ट ऊपर की तरफ रहना चाहिए हमेशा। तो अंगूठा किस तरफ जा रहा है बच्चों, ये कागज का तल हो गया, तो अंगूठा कैसे जा रहा है, अंदर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये दक्षिणावर्त हो गया मेरे लिए, ठीक है, और ये अंदर जा रहा है, तो मेरे लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है इस जगह क्या होना चाहिए बच्चों, क्रॉस होना चाहिए अंदर की तरफ। इसमें भी दक्षिणावर्त है तो यहाँ पर भी अंदर की तरफ, इसमें वामावर्त है तो इसमें बच्चों क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। बस आपको इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बच्चों ज्ञात कर लेना है। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए। अब क्या हुआ कि ऑरेस्टेड ने
कुछ और अच्छा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और देखा तो और चुंबकीय बल के बारे में उन्होंने कुछ बताया। तो आज का अपना टारगेट रहेगा बच्चों चुंबकीय बल को ही ज्ञात करना। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों चुंबकीय बल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ऊपर कर देता हूँ स्लाइड को। ओके, देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या, चुंबकीय बल को पढ़ने वाले हैं। इसको बच्चों ध्यान से समझना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, एक बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल सूत्र जो मैं आपको बताऊंगा इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है चुंबकीय बल के लिए। ठीक है, आपको सीधे रूप से ही चुंबकीय बल का सूत्र यहाँ पर प्राप्त करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझना होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं एक मतलब ये बोल सकते हैं प्रायोगिक तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए मान लीजिए अपने पास में एक सीधा तार है। मान लीजिए अपने पास में बच्चों क्या है, एक सीधा तार है। ये मान लो एक सीधा तार है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब सिंपल सी बात है कि इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इधर चुंबकीय, अब आपको थोड़ा सा है ना प्रैक्टिस करते हुए रहना ताकि आपकी आदत हो जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए। ठीक है, फटाफट आप अपनी दाहिने हाथ के अंगूठे का उपयोग करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता पाओगे कि इधर चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में होगा। इधर होगा बच्चों अंदर की ओर, मतलब क्रॉस। इधर क्या होगा बच्चों, डॉट। इधर तो बाहर निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र, इधर अंदर प्रवेश करेगा। ओरस्टेड ने क्या किया कि एक इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश को रखा। ठीक है, क्या किया उन्होंने, एक आवेश को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब आवेश को रख दिया तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर आवेश को रखने के बाद में उन्होंने देखा कि इस पर कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, जब इसका v जो है ना 0 है। ठीक है, इस पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं हो रहा, ये जैसे है वैसे के वैसे इसको पाया गया। मतलब F यहाँ पर देखा कि इस पर कोई भी तरीके का कोई बल यहाँ पर नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर वही चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर उन्होंने उस आवेश को इधर गतिशील कर दिया, v वेग से गतिशील कर दिया इसको। ठीक है, v वेग से गतिशील करने पर उन्होंने देखा कि जो मतलब जो चुंबकीय बल है, मतलब ये ऐसे जा रहा था सीधा, लेकिन अब ये सीधा जाते हुए न जाते हुए ये, अगर ये धनात्मक आवेश था तो ये इस तरफ मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है ये इस तरफ। ये जाना चाहिए था इस तरफ ऐसे, लेकिन ये इस तरफ मुड़ जाता है, मतलब इस पर एक बल लगता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बातें उन्होंने चेक करी इन चीज़ों को। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और बात यहाँ पर चलो और समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका पूरी तरीके से चुंबकीय, हालांकि इतना आपको नहीं समझाया जाएगा, कोई भी बुक में ऐसे नहीं समझाया जाता है चुंबकीय बल के लिए। मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, मान लो कि ये चालक तार है। अब उन्होंने देखा माइनस क्यू आवेश को, अब पहले तो यहाँ पर धनात्मक आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, अब इसको v वेग से गति करवाया तो ये जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन वो चला गया इस तरफ, ऐसे चला गया। यहाँ पर भी चुंबकीय बल जो है बच्चों 0 नहीं होता है। ये कुछ बातें उन्होंने देखी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, अब उन्होंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने पर देखो इसमें उनको क्या मिला, इस चीज़ में उनको क्या मिला। यहाँ पर जब ये स्थिर था तब किसी तरीके का बल नहीं लग रहा होता है। अब देखो हम बल का एक सूत्र लिखने वाला हूँ मैं। ठीक है, ये मान लो कि ये F है। अब बताओ बल किस रूप में होता है बच्चों, सदिश रूप में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अपन जानते हैं कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र होता है E और इसमें अगर हम कोई आवेश को रख देते हैं Q, तो इस पर एक चुंबकीय विद्युत बल लगता है F इक्वल टू QE। तो यहाँ पर वही तो बात है, यहाँ पर बात क्या है कि आवेश वही Q है यहाँ पर, और चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर क्या B। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है, B होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या इसमें वेग होता है। अगर आप विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को गति भी करवाते हो तो वहाँ पर कोई वेग का प्रभाव उत्पन्न होता है क्या, बोलोगे आप बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, भले अगर वो स्थिर है तब भी चुंबकीय विद्युत बल लग रहा होता है, गतिशील होता है तब भी विद्युत बल लग रहा होता है, जबकि इसमें ये स्थिर था तब चुंबकीय बल नहीं लगा। ठीक है, और ये गतिशील हुआ तभी इस पर चुंबकीय बल लगा, इसका मतलब इस पर वेग का प्रभाव होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, v लिख देंगे। अब बताओ q कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, और वे कैसी राशि होती है, सदिश। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र भी कैसी राशि बच्चों, सदिश राशि होती है। ठीक है, ये v वेक्टर और ये b वेक्टर। अब बताओ इस तरफ अपने पास में क्या प्राप्त हो रहा है, बल, और बल भी कैसी राशि, सदिश राशि। तो अपन जानते हैं दो सदिश राशियों का जब हम सदिश गुणनफल कराते हैं तभी हमें परिमाण में सदिश राशि प्राप्त होती है। तो सदिश गुणनफल के लिए हम बच्चों क्या यूज करते हैं बच्चों, क्रॉस। ठीक है, हम ये ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे। अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, ये देखिए हमें एक चुंबकीय बल का बच्चों सूत्र प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q V B, क्रॉस हटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, साइन थीटा होता है। तो ये चुंबकीय बल हमें प्राप्त हो गया। देखो चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, न्यूटन, वही इसका मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन। फिर से आप इसको समझिएगा, ध्यान दो। देखो मैंने ये सूत्र कैसे बना दिया। ठीक है, देखो अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं यहाँ पर कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र होता है E, अगर इसमें कोई आवेश को Q को रखा जाता है तो इस पर क्या लगता है, एक विद्युत बल लगता है। अब बताओ यहाँ पर जब आवेश स्थिर होता है तो कोई क्या बल जीरो हो जाएगा। अब वो बोलोगे नहीं बिल्कुल सर, विद्युत क्षेत्र में बल लगता है आवेश पर। ठीक है, गति करता है तब भी बल लगता है, वेग का कोई प्रभाव नहीं होता इस विद्युत क्षेत्र में। जबकि यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जब F इक्वल टू जब आवेश जब इसमें स्थिर रहता है इस चुंबकीय क्षेत्र में, तब इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा होता है। जब वो गतिशील होता है तब इस तरीके से उस पर बल लगता है। इसका मतलब बल यहाँ पर वेग के कारण उत्पन्न हो रहा है। जब आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तब उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है, चुंबकीय बल उस पर उत्पन्न हो जाता है। अब ये हमें सूत्र इसका प्राप्त करना था, तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि मैंने ये लिखा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई डेरिवेशन तो है नहीं चुंबकीय बल के लिए। तो सिंपल सी बात है कि F जो है एक सदिश राशि होती है, F वेक्टर आप लिखिए इसको, बिल्कुल इसी तरीके से लिखिए इस चीज़ को। फिर क्या है Q किस में रखा बच्चों, हमने B में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि, वेक्टर राशि है ना, सदिश राशि है। अब इसमें जब वेग होगा तभी तो चुंबकीय बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा वेग भी कैसी राशि बच्चों, सदिश राशि। अब दो सदिश राशियां इधर आ गई और दोनों गुणनफल के रूप में है, तो गुणनफल तो बच्चों यहाँ पर सदिश गुणनफल ही हो सकता है, तभी ही यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, सदिश राशि प्राप्त होगी। इसलिए हम इन दोनों का क्या कराएंगे, यहाँ पर सदिश गुणनफल करा देंगे, इस तरीके से ब्रैकेट में कर देंगे इनको। देखिए यहाँ पर ये प्राप्त हो गया। अब क्रॉस हटाते हैं तो क्या आ जाता है, साइन थीटा आता है। ये अपन जानते हैं ये दो सदिश राशियों का गुणनफल का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये बात यहाँ पर आप समझ सकते हो। और इस उत्तर से हम बाकी के ये जो तीन जो निष्कर्ष है, और भी कुछ निष्कर्ष होते हैं, वो सब हम यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, हमने चुंबकीय बल का जो सूत्र प्राप्त किया। तो अब हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, एक तो क्या चुंबकीय बल की परिभाषा, एक हम चुंबकीय बल का सूत्र नोट करेंगे। उसके बाद में हम इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ लेकर हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हुए चलना है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब क्या, चुंबकीय बल की परिभाषा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम चुंबकीय बल की परिभाषा को लिख लेते हैं, नोट कर लेना नोट्स में। ठीक है, तो चुंबकीय बल की परिभाषा बहुत ही सिंपल सी बात है। चुंबकीय बल की परिभाषा हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम चुंबकीय बल के लिए लिखेंगे जब कोई आवेश, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब कोई आवेश, क्योंकि हम यहाँ पर आवेश के लिए ही लिख रहे हैं। जब कोई आवेश, ठीक है, या अब देखो एक धारावाही चालक, ठीक है, जब कोई यहाँ पर लिखेंगे गतिशील आवेश। बच्चों यहाँ पर गतिशील है ना, स्थिर आवेश पर तो अपन जानते हैं चुंबकीय बल लगेगा ही नहीं। देखो ये परिभाषा मैं खुद यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सिंपल सी परिभाषा बनाऊंगा, जो हमने जिस तरीके से हमने समझा है उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसको नोट्स में भी इसको लिखेंगे हम यहाँ पर। देखो जब कोई गतिशील आवेश, अब बताओ जब कोई आवेश गतिशील होता है ना किसी चालक में, तो बच्चों क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है।
तभी तो हम यहाँ पर धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था हम एक स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आवेश स्थिर रहेगा। आगे जब हम आवेश को गतिशील करा देंगे तो इनमें सब में आवेश गतिशील ही रहेगा। तो जब कोई गतिशील आवेश या धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होता है तो आवेश या धारावाही चालक एक बल का अनुभव करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। देखो एक सिंपल सी परिभाषा हमने यहाँ पर सीख ली चुंबकीय बल के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों तो बिल्कुल नहीं होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चुंबकीय बल का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या लिखना चाहिए, यदि, है ना, अब चुंबकीय बल की मैं सूत्र यहाँ पर लिखूंगा तो कुछ बातें यहाँ पर लिखना होगा। यदि आवेश Q v वेग, यदि आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिशील हो तो चुंबकीय बल। तो बच्चों चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, फिर अपन क्या लिखेंगे, F वेक्टर इक्वल टू Q ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये दिमाग में फिट कर लेना बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है ना, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा यहाँ पर, ठीक है, QVB होता है। सो F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, QVB साइन थीटा, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। इसका मात्रक क्या हो गया बच्चों, न्यूटन। मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये तो दिमाग में फिट कर लेना, इसको नोट कर लेना बच्चों नोट्स में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और अच्छा सा समझते हैं। देखिए चलिए तो आगे चलते हैं। देखो आगे हम यहाँ पर समझेंगे इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां हम समझेंगे। विशेष परिस्थितियों में चुंबकीय बल, है ना, ये अपना पॉइंट हो जाएगा भाई, अलग अलग, क्योंकि अब ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है चुंबकीय बल। तो विशेष परिस्थितियों में चुंबकीय बल, विशेष परिस्थितियों में चुंबकीय बल, विशेष परिस्थितियों में चुंबकीय बल, ये लीजिए। अब इसका हम फर्स्ट स्थिति यहाँ पर समझेंगे। पहली स्थिति देखो, अब अभी तक हमने चुंबकीय बल जो प्राप्त किया वो क्या प्राप्त किया, F इक्वल टू QVB साइन थीटा हमने प्राप्त किया कि नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर मान लो पहली स्थिति क्या हो कि कोई आवेश, मान लो कोई आवेश जो है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र आप बच्चों क्रॉस के रूप में बना सकते हो, डॉट के रूप में बना सकते हो, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होती है उनके रूप में भी आप इसको बना सकते हो। मैं आपको कुछ स्थितियां लेकर यहाँ पर इसको समझाने वाला हूँ। मान लो कि स्थिति, पहली स्थिति क्या हो, जब आवेश, ठीक है, ऐसी स्थिति में हो कि इसका जो V है ना, V वेक्टर, ये इसके समांतर हो। हम समांतर के लिए, है ना, मतलब उसी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकीय जो आवेश है ये इसकी दिशा में ही गतिशील हो, ठीक है। ये अपनी नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सॉरी ये पॉइंट हो जाएगा कि आवेश जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिशील हो। इसका मतलब V वेक्टर, देखो बच्चों ये जो कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण, ये वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बन रहा है, ठीक है। ये Q तो अदिश राशि है, इसके लिए कोई कोण का उपयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे जा रहा है इस तरफ,
इस तरीके से ये बी वेक्टर है और कोई आवेश है q, ठीक है, ये जा रहा है v वेग से, इधर ही जा रहा है। अब दोनों की दिशाएं यहाँ पर कैसी होगी बच्चों, समान हो गई, v की और b की। अब बताओ दोनों के मध्य कौन क्या बनेगा, यहाँ पर जब आवेश v वेक्टर पैरेलल हो, मतलब समांतर हो एक दूसरे के, किसके, b वेक्टर के, तब थीटा क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो अब हम क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री हम यहाँ पर लिखेंगे। अब अपन जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो यहाँ पर बल क्या आ गया, 0। तो ऐसी स्थिति में इस पर किसी तरीके का कोई चुंबकीय बल नहीं लगने वाला है, ठीक है, ये सीधा चला जाएगा, ठीक है। इसका मार्ग जो होगा ना, मार्ग इसका, ठीक है, एक सीधा मार्ग होगा। मार्ग कैसा होगा, सीधा। हालांकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, एक अलग टॉपिक आएगा, आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति, एक अलग बहुत ही अच्छा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट हम समझते हैं। सेकंड स्थिति क्या हो सकती है, जब आवेश कैसे गतिशील हो कि v वेक्टर इसका जो है लंबवत हो, किसके, b वेक्टर के। देखो स्थिति क्या हो जाएगी, अपन इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। मैं इसकी न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा ताकि आपका हर एक पॉइंट क्लियर होगा। देखो इसको हम यूज करना सिखाऊंगा मैं आपको। देखिए चुंबकीय क्षेत्र इधर ही है ऐसे, ठीक है, ये बी वेक्टर, लेकिन इसमें आवेश q जो है ना वो ऐसे प्रवेश करता हो, इसके लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। तो ऐसी स्थिति में बच्चों थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और जब थीटा 90 डिग्री होगा ना, थीटा 90 डिग्री, तब बल बच्चों F इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री हम यहाँ पे लिखेंगे। और साइन 90 डिग्री का मान आप जानते हो 1 होता है और 1 साइन थीटा में अधिकतम होता है। सो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू वी बी, ये मैक्सिमम होगा, अधिकतम चुंबकीय बल लग रहा होता है जब ये लंबवत चलता है चुंबकीय क्षेत्र में। बच्चों ये बात क्लियर हो गई। अब ये इसकी गति कैसी होगी, इसका मार्ग कैसा बनेगा, ये जब हम इसकी गति को पढ़ेंगे, गति से पहले हम चुंबकीय बल की दिशा का भी इसमें अच्छा सा ज्ञान करने वाले हैं। तो मैं अभी आपको केवल बेसिक यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको समझिएगा, फिर अपन इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेने वाले हैं। देखिए अब थर्ड इसकी स्थिति क्या हो सकती है कि यहाँ पर जब आवेश है ना, आवेग नहीं है ये, जब आवेश, ठीक है, जब आवेश v जो है ना वो कैसे हो, इसके प्रति समांतर प्रवेश करता हो, उल्टा प्रवेश करता हो। उल्टा कैसे प्रवेश करेगा, देखिए उल्टा कैसे प्रवेश करेगा इसमें। देखो बच्चों कि भाई चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे ही जा रहा है अभी, है ना, ऐसे जा रहा है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। अब आवेश है ना इधर से प्रवेश करेगा, है ना, v वेग से विपरीत दिशा में, तो प्रति समांतर हो गया। तो यहाँ पर थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पर थीटा होगा। अब बच्चों जब थीटा 180 डिग्री होगा तो बल F इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन 180 डिग्री लिखेंगे। और अपन जानते हैं साइन 180 डिग्री का मान भी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। F इक्वल टू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। मतलब इस वाली सिचुएशन में भी ये सीधा चला जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा तो भी सीधा चला जाएगा। बस ये लंबवत प्रवेश करता है तब ये क्या करेगा, इस पर अधिकतम बल लगेगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वो अपन को समझने वाली बात होती है। यहाँ पर ये 3 यहाँ पर बच्चों सिचुएशन होती है जो जिस तरीके से यहाँ पर चुंबकीय बल प्राप्त होता है। अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे न्यूमेरिकल की हेल्प से, ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। फिर मैं इस पर और इसको थोड़ा सा लेवल को बढ़ाऊंगा, है ना, फिर अपन लॉरेंज बल को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे देखो, मैं एक सिंपल से न्यूमेरिकल लूंगा, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ, बुक के एग्जाम्पल तो नहीं है, मैं अपने तरीके से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चलो, इफ B इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 2 टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप क्या लोगे, टेस्ला। अगर गॉस दिया हुआ है तो उसको चेंज करोगे, है ना। मैंने बताया कि 1 टेस्ला इक्वल 10⁻4 गॉस होता है। अगर मान लो गॉस में मात्रक दिया हुआ है तो 1 गॉस इक्वल 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा, ये दिया हुआ मान लो आपको। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये v वेग से 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा इक्वल
थीटा इक्वल 0 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। ये 3 सिचुएशन है, अपन यहाँ पर 3 सिचुएशन यहाँ पर लेना चाहेंगे, ठीक है। थर्ड 30 डिग्री, इससे बच्चों ये प्रवेश करता है। बताओ f क्या होगा तीनों सिचुएशन में। तो पहली सिचुएशन में f इक्वल टू क्या होता है, वही आप सिंपल है, आप ये कर लोगे, क्यू वी बी साइन थीटा। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्यू आप इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दिशा का भी ध्यान रखना है, लेकिन अभी मैंने इसका दिशा के लिए कोई रिलेशन नहीं दिया। देखो अभी मैं आपको और अच्छा ज्ञान करवाऊंगा इस चीज़ का। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, v यहाँ पर कितना है 2.2 इंटू 10⁻6 साइन थीटा 0 डिग्री ले लीजिए। साइन 0 डिग्री का मतलब 0, तो पहला तो बल 0 आ गया, दूसरे में बल अधिकतम आ जाएगा, बस इसको इनटू कर देना है। क्लियर यहाँ तक। इनको चुंबकीय क्षेत्र वगैरह इन सब को भी है यहाँ पर 2 फिर इंटू 0, फिर 30 डिग्री का आएगा। देखो दूसरे वाले में आप क्या कर लोगे, दूसरे वाले में तो क्यू वी भी होता है, एफ मैक्सिमम होता है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू 2। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, इसको सोल्व करना है बस आपको। थर्ड सिचुएशन में क्या होगा, थर्ड सिचुएशन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू 2, है ना, क्यू वी भी होगा ना यहाँ तक। फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है इंटू 1/2। फिर इसको सोल्व कर लेना आगे का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। ये तो एक सिंपल सा हमने एग्जाम्पल लिया जो आपको क्लियर हो गया भी होगा, मतलब आपको खुद को भी ये आता होगा, आपने स्वयं कर लिया होगा। अब मैं कुछ सदिश रूप में इसको लेना चाहूँगा कभी कभार, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिशा पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए हम कुछ सिचुएशन लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, मतलब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं सदिश रूप में। देखिए आपको कहा जाता है कि भाई एक चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, ठीक है, और कहा क्या कि ये चुंबकीय क्षेत्र 2 टेस्ला का है, ठीक है, और लिखा ब्रैकेट में आपको आई कैप ये लिख दिया, ठीक है। फिर आपको कहा जाता है कि एक आवेश है Q, इसकी वैल्यू है कितनी 2 माइक्रोकूलम आपको दे दी यहाँ पर। कहा कि ये आवेश v वेग से गतिशील होता है, ठीक है, v वेग से गतिशील होता है, ठीक है। मैं इसमें भी आपको कुछ सिचुएशन दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट सिचुएशन आपको क्या दे दी कि ये v वेग से गतिशील होता है, वेग का मान है 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन आई कैप डॉट आई मतलब आई कैप दे दिया। सेकेंड मान लो आपको ये ऐसे गतिशील हो 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड से, लेकिन आपको कहा जे कैप दे दिया। क्लियर यहाँ तक। थर्ड सिचुएशन आपको दे दी क्या 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपको कहा के कैप दे दिया, मान लो के कैप दे दिया। ये बातें क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या आती है, देखिए कि हम सूत्र का उपयोग करेंगे। हम सीधे तरीके से आपको सूत्र का उपयोग करना है, ठीक है। बल ज्ञात करना है इन तीनों सिचुएशन में, मान लो आपको बल ज्ञात करना है। इसमें बल आपको वेक्टर फॉर्म में ही प्राप्त होगा, ऐसे नहीं आपने एफ निकाल लिया बस मैग्नीट्यूड आ गया उसका परिमाण आ गया, नहीं। यहाँ पर आप जो बल प्राप्त करोगे वो सदिश रूप में ही प्राप्त होगा। इससे इस न्यूमेरिकल से हमें सदिश का भी ज्ञान होगा कि बल की दिशा किस तरफ होगी। तो फर्स्ट सिचुएशन जो है ना, आप सूत्र लिखिए। अब ये सदिश रूप में लिखे हुए ना आई कैप इस तरीके से, तो आप बल को भी ऐसे लिखो एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू, ठीक है, ब्रैकेट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, इस तरीके से आप लिखिए। भाई थीटा वगैरह आपको दिया हुआ नहीं है, थीटा नहीं दिया हुआ तो आप इसको, हालांकि थीटा निकाल कर भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो मेथड है ना वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब अपन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम यूज करते हैं। अब देखो एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू, क्यू कितना दिया आपको 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 दे दिया। वी मैंने कितना दिया 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड दिया। साथ में क्या है बच्चों आई कैप भी तो है ना, फिर आगे क्रॉस, फिर क्या है बी वेक्टर, बी वेक्टर मैंने कहा 2 टेस्ला, ठीक है, और इसमें भी मैंने क्या कहा बच्चों आई कैप आपको दिया हुआ है। सो एफ वेक्टर बताओ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, मैं एक बार ले लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए ये लीजिए, ये अपनी सिचुएशन है, ठीक है। मैं बी को और लिख देता हूँ, बी सही है अपना, आई कैप है 2 टेस्ला आई कैप,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये इतना सही है। ठीक है, अब देखो, अब इसको सोल्व कैसे करना है। देखो ये तो सिंपल आप इंटू कर लोगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, ये तो हो गया 8। ठीक है, और ये -6 और इधर का ये 6 कैंसिल हो गया। इधर ब्रैकेट में आई कैप क्रॉस आई कैप आ गया। अब आपको सदिश गुणनफल पढ़ा होगा ना एकांक सदिशों का, आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, इन सब का मान बच्चों क्या होता है बताओ, 0 होता है। ये 0 कैसे होता है, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया था, समझाया था कि आई कैप क्रॉस आई कैप का मतलब क्या होता है, आई कैप साइन 0 डिग्री। भाई दोनों ही एक दिशा है ना, यहाँ पर दोनों की दिशा क्या है, सेम है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। यहाँ पर भी साइन 0 डिग्री होगा, 0। ये इस तरीके से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताओ क्या आ रहा है, आई कैप क्रॉस आई कैप आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बल कितना होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ये, क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जे कैप। सेकेंड क्वेश्चन को नोट कर लेना, जे कैप दिया हुआ है, थर्ड में के कैप दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सिचुएशन में। ठीक है, देखिए सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू, लिखो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू कितना, 2 × 10⁻⁻6, ये 2 × 10⁻6, ये क्या दिया हुआ आपको, जे कैप दिया हुआ है, क्रॉस बी कितना 2, ये आई कैप दिया हुआ है। वही सिचुएशन, एफ वेक्टर इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप। इसीलिए आपको ऐसे ध्यान रखना, ऐसे नहीं आप सूत्र में बी वेक्टर को पहले लिख दो, वी वेक्टर को बाद में लिख दोगे तो अब दिशा बदल दोगे, इसका मतलब दिशा बदल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए सूत्र को आपको इसी तरीके से लिखना होता है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के रूप में लिखना होगा। सो जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। अब अपन समझते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप, ये बच्चों क्या होता है, बच्चों के कैप होता है। फिर अपन जानते हैं जे कैप क्रॉस के कैप, ये क्या होता है बच्चों, आई कैप होता है। फिर होता है के कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या होता है बच्चों, जे कैप होता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, जे कैप क्रॉस आई कैप, और यहाँ क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप। बताओ क्या हो गया, के कैप है ना, और जे कैप क्रॉस आई कैप है तो माइनस के कैप, उल्टा हो जाएगा। एफ वेक्टर इक्वल टू 8 माइनस के कैप हो जाएगा न्यूटन। मतलब इस चुंबकीय बल की दिशा जो है ना, ये -z(x) की ओर होगी। देखो इसमें आपको पूरा नॉलेज समझना चाहिए अच्छी तरह से। इसमें कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र आई कैप का मतलब x के अलोंग है। ठीक है, x की तरफ जा रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक है, और ये जा रहा है आवेश इस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, और अधिकतम देखो बल भी अधिकतम ही लगा है यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जे कैप हो गया अपना। ये कौन है, V की दिशा हो गई। अब इस पर जो चुंबकीय बल लगा ना यहाँ पर, ठीक है, ये वाली होती है डायरेक्शन क्या, माइनस में होती है, इसको आप सॉरी जेड होती है। तो इधर चुंबकीय बल लगा होगा, इधर उल्टी दिशा में बल लगा होगा, -z की तरफ। ये यहाँ पर हमें मालूम हो गया इससे, ये बात क्लियर हो गई। अब थर्ड सिचुएशन को हम और तरीके से समझ सकते हैं। देखिए एफ वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, के कैप दे दिया। इधर तो आई कैप चलता ही है, यहाँ पर चली गई। ठीक है, अब बताओ के कैप क्रॉस आई कैप मतलब जे कैप। इस वाली सिचुएशन में बल का परिमाण तो उतना ही रहेगा 8 न्यूटन, लेकिन अब इस पर बल किधर लगेगा, जे कैप की तरफ लगेगा। जबकि इस सिचुएशन में है ना, ये वाली सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन है कि चुंबकीय क्षेत्र तो लग रहा है बी वेक्टर x की तरफ ही लग रहा है, जबकि ये गतिशील है किस तरफ, ऐसे z की तरफ। यहाँ पर ये गतिशील है v वेग से, चुंबकीय बल लगेगा अब इस तरफ ऊपर की तरफ, इस पर चुंबकीय बल लगता है। ये बातें क्लियर हो गई, दिशा का ज्ञान हो गया होगा। हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझेंगे। अभी देखिए, चलिए बच्चों अच्छे से, चलिए बच्चों ध्यान दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, सिंपल सा। देखिए अब यहां पर हम क्या लेते हैं कि
चलिए, मैंने दे दिया बी वेक्टर इक्वल टू आई केप प्लस 2j केप, ऐसा कोई चुंबकीय क्षेत्र दे दिया मैंने टेस्ला। ठीक है, मैंने दिया कोई आवेश है v से गतिशील है 2 आई केप प्लस जे केप, ये दे दिया मैंने मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपको दे दिया, सिंपल सा ले रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, के केप और कर देता हूँ, इसमें मैंने कर दिया प्लस 2 के केप कर दिया। ठीक है, और आवेश Q जो है ना उसका मान 1 माइक्रोकूलम है। ठीक है, इस पर बल बताना है, बताओ कर लोगे क्या आप? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर कि F वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, लेकिन अब यहाँ पर तीनों एक साथ दे दिए मैंने, है ना, तो अलग अलग तो दिया नहीं ना। तो ऐसा गुणनफल आप कौन सा गुणनफल करते हो? क्रॉस गुणनफल, याद है? क्रॉस गुणनफल करते हैं, और क्रॉस गुणनफल जब हम करते हैं तो ये निकाल लो बस भाई, क्रॉस गुणनफल ये चाहिए ना आपको, तो मैट्रिक्स विधि का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई केप, जे केप, के केप, ये लिख दिया हमने बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर पहले कौन है, v है पहले, यहाँ पर पहले कौन आ रहा है, v आ रहा है, तो v वाले गुणांक आप लिखोगे, यहाँ 2, यहाँ +1, यहाँ +2, तो 2 1 2, b वाला पहले मत लिख देना, b बाद में है तो b का हम बाद में लिखेंगे। ये b है तो यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 1, ये लो, ये बन गया अपने पास में। अब हम इसको मैट्रिक्स विधि से इसको हल कर लेते हैं। चलिए मैट्रिक्स विधि से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आते हैं, कैसे बिल्कुल सिंपल विधि होती है, आप जानते हो मैट्रिक्स विधि तो बहुत ही सिंपल विधि होती है ना। इसमें मैं कलर यूज करता हूँ, कुछ कलर यूज करूँगा यहाँ पर। अब पहले आपको ये वाला टर्म चाहिए, तो इस टर्म में आप इस चीज़ को दबा दोगे, ऐसे ये दब जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बच जाएगी ना, यहाँ पर ये बच जाएगा, तो है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इधर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर बच्चों v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, आई केप लिखते हैं ना हम आगे, फिर 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 -1 लिखना पड़ेगा। फिर अपन जानते हैं -j केप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, -j केप। फिर ये वाला टर्म यहाँ पर बच जाएगा, इसको हम दबा देंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 -2। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की? ठीक है, फिर आता है प्लस के केप आता है। ठीक है, अब इसको हम दबा देंगे तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 4 -1। अब बताओ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यहाँ पर देखो 2 -1 1 आ गया, मतलब आई केप आ गया, 2 -2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? अरे सही, ये पहले वाले में 2 दूनी 4 है बच्चों, 2 दूनी 4 है यहाँ पर, 2 दूनी 4 1 एकम 1, तो ये 3 आई केप हो गया। और इसमें भी +3 के केप हो जाएगा, ये वाला 0 हो गया। अब v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कितना हो गया यहाँ पर, है ना, 3 कॉमन आ गया, आई केप प्लस के केप हम लिख देंगे। अब बताओ f वेक्टर ही तो चाहिए आपको, f वेक्टर इक्वल टू बताओ क्या लिखेंगे, q का मान कितना, 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻6। फिर v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान आ ही गया 3 आई केप प्लस के केप, ये इसकी दिशा आ गई अपने पास में, तो 3 × 10⁻6 आई केप प्लस के केप न्यूटन, ये बच्चों इसका आंसर आ गया। देखो दिशा के साथ में और परिमाण के साथ में हमने ये बल ज्ञात कर लिया। क्लियर? तो आपको ये हो गया होगा ये वाला पॉइंट। चलो मैं आपको घर के लिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप घर से कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना। ये एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ, नीचे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप इनको घर से समझ सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, ये करना। B = 4 न्यूटन है, सॉरी 4 टेस्ला है, ठीक है। Q दे दिया 2 माइक्रोकूलम, V दे दिया
10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थीटा मैंने दे दिया 45 डिग्री, ठीक है। बल बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बी इक्वल टू मैंने दिया आपको 2 आई कैप दे दिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा Q है 1 माइक्रोकूलम, V वेक्टर दे दिया मैंने 2 K कैप मैंने दे दिया यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड में है ये टेस्ला में है, ठीक है। और बल बताना है इस पर दिशा के साथ में। तीसरा क्वेश्चन है B वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप टेस्ला दे दिया, ठीक है। और आवेश एक सिंपल सा ले लेते हैं, 1 माइक्रोकूलम आवेश है। वी वेक्टर आपको दे दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप मैंने दे दिया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको बल बताना है। कर लोगे बच्चों? ये 3 क्वेश्चन है, इनका ट्राई करना आप अच्छे से, ठीक है। फिर अपन यहाँ पर आगे वाले कल हम सीखेंगे कि अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में दोनों में ही गतिशील हो जाता है, तब उस पर बल जो है वो किस तरीके से उत्पन्न होगा, बल कैसे लगेगा उस पर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ये सब हम बातें कल सीखने वाले हैं। तो मैं आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आज हमने केवल चुंबकीय बल के बारे में सीखा, उसकी कुछ विशेष स्थितियां हमने सीखी, हमने उसको सदिश रूप में सीखने का प्रयास किया, ठीक है। फिर अपन आगे पढ़ेंगे किस तरीके से ये जो चुंबकीय बल हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। आपको कहा जाए भाई इधर लग रहा है, ये इधर बल लग रहा है, मैंने आपको ऐसे बता दिया उत्तर दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है। और ये आवेश जो है v वेग से बाईं तरफ ये बोल सकते हैं पूर्व दिशा में गतिशील है, ठीक है। तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल व उसकी दिशा बताओ, कौन सी दिशा में बल लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ सिचुएशंस बनेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए अपन दिशा का ज्ञान करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर भी हम एक नियम का उपयोग करेंगे, ये सब हम कल यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।